पूरी साल लूसी ने क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार किया कि जब क्रिसमस आएगा तो वो सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगेगी। लेकिन क्या हुआ जब लूसी का क्रिसमस गिफ्ट ही चोरी हो गया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया? चलिए देखते हैं। क्रिसमस पर गिफ्ट की चोरी। 6 साल की लूसी विवियन और मार्था की इकलौती बेटी थी। लूसी के माता पिता दोनों ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उन्होंने लूसी का ध्यान रखने के लिए एक आया रखा था जिसका नाम था बेला। लूसी को स्कूल छोड़ने से लाने तक और उसे खाना खिलाना सब कुछ बेला ही करती थी। एक दिन बेला लूसी को स्कूल से लेकर घर आ रही थी। रास्ते में लूसी ने बेला से कहा, बेला आंटी, क्रिसमस आने वाला है। पिछले साल मुझे सेंटा ने बहुत बड़ी डॉल दी थी, लेकिन इस साल मुझे सेंटा से डॉल नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से अपना मनपसंद गिफ्ट मांगूंगी। और आपका मनपसंद गिफ्ट क्या है? वो तो मैं सिर्फ सेंटा को ही बताऊंगी। हर साल लूसी के पापा विवियन ही सेंटा बनकर आते और लूसी को गिफ्ट देकर जाते थे। इस बार भी विवियन और मार्था ने लूसी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट प्लान किया था, लेकिन लूसी को तो इस बार उसके पसंद का गिफ्ट चाहिए था। इधर लूसी की बातें सुनकर बेला को अपनी बेटी इली की याद आ गई। इली भी बेसब्री से क्रिसमस का इंतजार कर रही थी। बेला जब सुबह सुबह काम पर जा रही थी तब इली ने बेला से क्रिसमस गिफ्ट के बारे में कहा था। माँ, इस बार तो मुझे क्रिसमस पर गिफ्ट दोगी ना? हाँ इली बेटा, इस बार मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर दूंगी। माँ, तुम हर साल यही कहती हो, लेकिन कभी गिफ्ट नहीं देती। सेंटा सभी बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। मेरे घर सेंटा कभी नहीं आते और ना ही तुम मुझे कोई गिफ्ट देती हो। इतना कहकर इली रुआंसी हो जाती है। बेला उसे गले से लगाते हुए कहती है, इली बेटी, आई प्रॉमिस यू, इस बार तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट जरूर मिलेगा। बेला का पति नेल्सन कोई काम नहीं करता था। वो बेला के कमाए हुए पैसों को शराब में उड़ा देता। घर का खर्च बेला की कमाई से ही चलता था, जिसमें से ज्यादातर पैसे नेल्सन के गैर जरूरी शौक में ही खर्च हो जाते। और ऐसे में बेला अपनी बेटी इली के लिए कभी कोई तोहफा या चॉकलेट नहीं ला पाती थी। बेला को बस यही चिंता सता रही थी कि जब वो क्रिसमस गिफ्ट नहीं लाएगी तो इली को कैसे समझाएगी। बेला ये सब सोच रही थी कि लूसी ने उससे कहा, बेला आंटी, हम घर पहुंच गए हैं और तुम काफी देर से दरवाजे पर ही खड़ी हो। घर के अंदर चलो, मुझे भूख लगी है। ओह, आई एम सॉरी लूसी बेबी, मैं कुछ सोचने लगी थी। बेला आंटी, क्या तुम भी मेरी तरह क्रिसमस के बारे में सोच रही हो? हाँ लूसी बेबी, क्रिसमस आने ही वाला है, पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। घर आकर बेला लूसी के कपड़े बदलती है और उसे खाना खिलाती है। उसके बाद लूसी बेला से बातें करने लगती है। आपको पता है बेला आंटी, मुझे इस बार क्रिसमस पर सेंटा से क्या गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए लूसी बेबी? इस बार मैं सेंटा से सिंगिंग और डांसिंग ट्री मांगूंगी। मैं क्रिसमस से पहले रात को अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दूंगी और सो जाऊंगी, और फिर दूसरे दिन सेंटा मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट देने आएंगे। अच्छा, सिंगिंग और डांसिंग ट्री, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। हाँ, और मैं अपने गिफ्ट के साथ रोज खेलूंगी। बेला से बातें करते करते लूसी गहरी नींद में सो जाती है। थोड़ी देर में लूसी के माता पिता भी अपने अपने काम से घर लौट आए थे। विवियन और मार्था के आने के बाद बेला घर के सारे काम निपटाने लगी। इधर विवियन और मार्था क्रिसमस की तैयारियों के बारे में बातें करने लगे। मार्था, तुमने क्या सोचा है? इस बार घर को कैसे डेकोरेट करना है और तुम्हारी लाडली को क्या गिफ्ट देना है? इस बार हम अपने घर को लाइट से सजाएंगे और मैं स्नोमैन भी बनाऊंगी। स्नोमैन को देखकर लूसी बहुत खुश हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारी लाडली को इस बार उसकी पसंद का गिफ्ट चाहिए। विवियन हंसते हुए कहता है। हाँ, क्यों नहीं, एक ही तो बेटी है हमारी, उसके लिए तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ। विवियन की बातें किचन में काम कर रही बेला सुन लेती है और सोचने लगती है कि काश वो भी अपनी इकलौती बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाती, लेकिन वो तो उसे क्रिसमस गिफ्ट तक नहीं दे सकती थी। खैर, घर के काम निपटाकर बेला अपने घर चली जाती है। घर जाकर उसने देखा कि उसका पति नेल्सन रोज की तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। उसकी बेटी इति अकेली ही रसोई घर के बर्तनों से खेल रही थी। नेल्सन को इस हाल में देखकर बेला को गुस्सा आ जाता है और वो नेल्सन से कहती है, नेल्सन, कब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूंगी? कभी अपनी बेटी के बारे में भी कुछ सोचा है? घर के बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? क्रिसमस आने वाला है, इस समय तुम्हें ढेरों काम मिल जाएंगे। बेला की बातें सुनकर नेल्सन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर? तेरे पैसों पे मैं लात मारता हूँ।
इतना कहकर नेल्सन घर से बाहर चला जाता है। उस रात नेल्सन घर लौट कर नहीं आया। माँ, रात बहुत हो गई है, लेकिन पापा घर नहीं आए। आ जाएंगे इली बेटा, तुम सो जाओ। बेला और इली खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी लेकिन नेल्सन घर लौट कर नहीं आया। बेला काम पर जाने वाली थी। बेला इली को भी अपने साथ लेकर काम पर चली जाती है। मालकिन मार्था के घर में इली एक कोने में बैठी थी और मालकिन की बेटी लूसी क्रिसमस सॉन्ग गाते हुए अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey jingle bells jingle all the way, na 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 na। बेला, लूसी के स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं। कल क्रिसमस का त्योहार है ना, तुम घर के काम खत्म करके हमारे आने तक यहीं रहना। आज शाम को घर डेकोरेट करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है मालकिन, आप आराम से जाइए, मैं लूसी बेबी का ख्याल रखूंगी। मार्था और विवियन काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी इली के साथ खेलने लगती है। इली लूसी के खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हो रही थी। वो सभी खिलौनों को बार बार छूकर देख रही थी। इली को इतना खुश देखकर बेला को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये सोचकर उदास हो जाती थी कि वो इली के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। शाम को जब मार्था और विवियन घर आए तो उन्होंने अपने घर को लाइटिंग से डेकोरेट किया, क्रिसमस ट्री को सजाया और मार्था ने स्नोमैन भी बनाया। सब काम खत्म हो जाने के बाद, बेला कल सुबह जल्दी आ जाना, कल क्रिसमस है और इस बार मैं क्रिसमस केक घर पर ही बनाऊंगी। ठीक है मालकिन। शाम को बेला जब इली को लेकर घर पहुंची तो नेल्सन अब भी घर लौट कर नहीं आया था। बेला को अब नेल्सन की फिक्र होने लगी थी। अपने पापा को घर पर न देखकर इली भी उदास हो गई थी। रात में दोनों खाना खाकर सोने लगते हैं, लेकिन इली बार बार लूसी के खिलौनों के बारे में ही बात कर रही थी। माँ, लूसी के पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं ना। काश मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने होते। तुम मुझे कल क्रिसमस गिफ्ट दोगी ना माँ? तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ इली बेटा, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। अभी तुम सो जाओ। लेकिन बेला सो नहीं पा रही थी। उसके पास ना तो इली को गिफ्ट देने के लिए पैसे थे और ना ही नेल्सन घर आया था। इधर लूसी ने एक कागज के टुकड़े पर अपनी विश लिखकर अपने पिलो के नीचे रख दिया और सो गई। उसे पता था कि रात में सेंटा आएंगे और उसकी विश देख लेंगे और दूसरे दिन उसे उसका मनपसंद गिफ्ट भी मिल जाएगा। लूसी के सोने के बाद विवियन ने उसके पिलो के नीचे से कागज का टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ने लगा। डियर सेंटा, आई वॉन्ट सिंगिंग एंड डांसिंग ट्री एज माई गिफ्ट ऑन दिस क्रिसमस। तो तुम्हारी बेटी को डांसिंग और सिंगिंग ट्री चाहिए। मार्था तुम घर पर रुको, मैं लूसी का गिफ्ट लेकर आता हूँ। अभी सारे गिफ्ट शॉप्स खुले होंगे। ओके डार्लिंग। विवियन उसी समय बाजार जाकर लूसी के लिए सिंगिंग और डांसिंग ट्री लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह जब लूसी की नींद खुली तो उसके बेड के पास उसका गिफ्ट रखा हुआ था, जिसे देखकर लूसी बहुत खुश होती है और अपने गिफ्ट के साथ खेलने लगती है। उसी समय बेला इली के साथ काम पर आ जाती है। बेला, केक बनाने में मेरी हेल्प करो, आज कुछ कुकीज भी बनाने हैं। इन सब के बाद तुम घर की सफाई कर लेना। बेला घर के काम में लग जाती है और इली लूसी के साथ खेलने लगती है। इली, ये देखो मेरा क्रिसमस गिफ्ट। इली ने डांसिंग और सिंगिंग ट्री पहले कभी नहीं देखा था। उसे लूसी का क्रिसमस गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर के बाद बेला घर के सारे काम करके जाने लगती है। इली भी बेला के साथ चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कोहराम मच गया। लूसी जोर जोर से रो रही थी। क्या बात है लूसी बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? मेरा क्रिसमस गिफ्ट किसी ने चुरा लिया है। मैंने तो यही रखा था, लेकिन मेरा गिफ्ट यहाँ नहीं है। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। विवियन और मार्था को यह समझते देर नहीं लगी कि लूसी का क्रिसमस गिफ्ट किसने चुराया है। विवियन, इस बेला को तो मैं काम से निकाल दूंगी, अभी मेरे साथ चलो। मार्था विवियन और लूसी को लेकर बेला के घर जाती है। दोनों घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अंदर से बेला की आवाज आती है। इली बेटा, ये तुमने क्या किया? लूसी का क्रिसमस गिफ्ट चोरी कर लिया। अब मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। माँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे क्रिसमस गिफ्ट दोगी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने लूसी का गिफ्ट चोरी कर लिया। इली, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा कुछ काम नहीं करते हैं। मेरी कमाई से घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और का गिफ्ट चोरी कर लोगी। चलो इसे अभी वापस करके आते हैं। बेला इली को लेकर अपने घर के बाहर आई तो उसने देखा दरवाजे पर उसकी मालकिन मार्था अपने पति और बेटी के साथ खड़ी थी। मार्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेला, इस गिफ्ट को वापस करने की कोई जरूरत नहीं।
मैंने सब सुन लिया है। इसे हमारी तरफ से इली के लिए क्रिसमस गिफ्ट समझ कर रख लो। और आज शाम को घर में पार्टी है, तुम पार्टी में इली को लेकर जरूर आना। मार्था की बात सुनकर बेला और इली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नेल्सन भी घर आ जाता है और बेला से वादा करता है कि वो अब कभी शराब नहीं पिएगा और कुछ काम करेगा। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो सुहाना होता है, लेकिन गरीब के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने जैसा है। ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। सुशील के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में गरीबों की मदद जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गरीब सुशील के परिवार की ठंड कैसे कटी। अनुज, तूने सारी कंबल खुद ले ली, मुझे ठंड लग रही है। दीदी, मैंने कंबल नहीं लिया, लो तुम भी कंबल ले लो। रात में कंबल की खींचातानी को लेकर दोनों बच्चे अक्सर आपस में लड़ने लगते। ओफो, इतनी रात को भी चैन नहीं है तुम दोनों को। अंशु और अनुज, लड़ाई बंद करो और सो जाओ। देखो ना माँ, अनुज ने सारी कंबल अपनी ओर खींच ली है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंशु बेटी, तुम हमारे पास आ जाओ और यहाँ सो जाओ। लेकिन पापा, आप दोनों के पास तो सिर्फ चादर है और उसमें भी न जाने कितने छेद हैं। मुझे उसमें बहुत ठंड लगेगी। पापा, आप एक नया कंबल क्यों नहीं खरीद लेते? अंशु, ये सब बातें कल होंगी, अभी चुपचाप सो जाओ। दिसंबर की बर्फीली रात थी और अंशु और अनुज दोनों भाई बहन एक ही कंबल में सो रहे थे। 7 साल के अंशु और 4 साल के अनुज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके माता पिता के पास उन्हें 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो रहा था, तो फिर नई कंबल कहाँ से आ सकती थी। सुशील एक चाय की दुकान पर चाय बनाने और बर्तन धोने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दूसरे दिन, अंशु के पापा, आज तो घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना, बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं राधिका, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में 1 कप चाय पी के ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते समय मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। राधिका को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीकर पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। कड़कती ठंड में भी सुशील 6 बजे काम पर पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना सुशील के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। हे भगवान, एक तो ठंड, ऊपर से गरीबी। इतने ठंडे पानी में तो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, बर्तन भी ठीक से नहीं धोए जा रहे हैं। ऐसे दिन दुश्मन को भी मत दिखाना प्रभु। बर्तन धोकर सुशील ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद सुशील को ठंड से थोड़ी राहत मिली। सुशील का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी पी ले। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़क गया। ये क्या सुशील, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी, आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने तू रोज कितनी कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा सुशील सैलरी काटे जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को जब मालिक ने उसे आधी सैलरी दी तब, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है मालिक। वाह 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 वाह, पूरे पैसे दे दूं, तुझे मुफ्त की चाय भी पिलाऊं और पूरे पैसे भी दूं। मैं तेरी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? जितनी दे रहा हूँ उतना ले ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। सुशील के गिड़गिड़ाने पर भी उसके मालिक पर कोई असर नहीं पड़ा। तब सुशील ने चुप रहना ही ठीक समझा। सुशील आधी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर बाकी से उसने राशन खरीद लिए और घर आ गया। घर आकर उसने जब राधिका को राशन दिया तब राधिका ने उससे कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लेकर आए हैं, क्या बात है जी? सुशील ने राधिका को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया है क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो राधिका, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं, तुम इन पैसों से बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए एक शॉल खरीद लेना।
वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक फटी हुई शर्ट में काम पर जाते हैं, आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए, बच्चों के लिए स्वेटर मैं घर पर ही बना दूंगी। और मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। सुशील बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीद कर ले आया। राधिका जब खाना बनाती तो ठंड से बचने के लिए बच्चे चूल्हे के पास ही बैठे रहते। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए राधिका उन्हें अपनी फटी हुई शॉल बांध देती। रात को सब खाना खाकर सोने लगे। अंशु और अनुज एक कंबल में और सुशील और राधिका एक फटी हुई चादर ओढ़कर सो गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज आई, कोई इस बूढ़े की मदद करो, ठंड के मारे मरा जा रहा हूँ। आवाज सुनकर राधिका और सुशील की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन आया होगा? लगता है कोई जरूरतमंद है, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। सुशील ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो बोला, बेटा, मुझे आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है, मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। थोड़ी देर में राधिका खाना लेकर आई और उस बूढ़े व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया। बेटा, अब मुझे एक कंबल दे दो, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर सुशील और राधिका सोच में पड़ गए कि कंबल तो एक ही है जिसमें बच्चे सो रहे हैं, अब बूढ़े बाबा को कंबल कहाँ से दूं? तभी राधिका ने अंशु और अनुज के ऊपर से कंबल हटाकर बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बाबा आप इस कंबल को ओढ़कर सो जाइए। लेकिन तुम्हारे बच्चे कैसे सोएंगे, उन्हें ठंड लगेगी। नहीं बाबा, बच्चों को हम अपने पास सुला लेंगे, आप ये कंबल ले लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़कर सो गया। इधर कंबल हटने के कारण अंशु और अनुज की नींद खुल गई। माँ, हमारा कंबल क्यों हटा लिया? कंबल दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी राधिका ने अनुज के मुंह पर अपनी उंगली रख दी। अनुज और अंशु, तुम दोनों हमारे पास सो जाओ, कंबल में बूढ़े बाबा सो रहे हैं, उन्हें कंबल की हमसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन माँ, आपके पास तो फटी हुई चादर है, हमें ठंड लगेगी और एक चादर में हम सब लोग कैसे सोएंगे? अंशु बेटी, सिर्फ आज रात की बात है, एक काम करो, तुम मेरा स्वेटर पहन लो। और अंशु ने सुशील का स्वेटर पहन लिया। अंशु और अनुज दोनों अपने माता पिता के पास सो गए। सुबह जब चारों सोकर उठे तो बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, गरीब होकर भी तुम लोग दिल से बहुत अमीर हो। तुम लोगों ने अपने बच्चों का ये कंबल मुझे दे दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे, और खुद ठंड में तुम लोगों ने सारी रात गुजार दी। अब तुम लोग अपना कंबल वापस ले लो, लेकिन ये कंबल अब कोई साधारण कंबल नहीं है, ये एक जादुई कंबल बन गया है। इस कंबल से तुम दोनों जो मांगोगे, ये कंबल तुम्हें वो सब कुछ देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले गए। अंशु के पापा, ये कंबल जादुई कैसे हो सकता है? बूढ़े बाबा ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ जादू होगा, हम इस कंबल से कुछ मांग कर देखते हैं। और सुशील ने उस जादुई कंबल से एक कंबल मांगा। हे जादुई कंबल, तुम मुझे एक कंबल दे दो। सुशील के इतना कहते ही उस कंबल के अंदर से एक और सुंदर सा कंबल निकलकर बाहर आ गया। ये देखते ही सुशील, राधिका और दोनों बच्चे, अंशु और अनुज के चेहरे खुशी से चमक उठे। पापा, ये कंबल तो सच में एक जादुई कंबल बन गया है, ये कंबल तो हमें सब कुछ दे सकती है। तभी राधिका उस जादुई कंबल से बच्चों के लिए गर्म कपड़े मांगती है। हे जादुई कंबल, अंशु और अनुज के लिए गर्म कपड़े दे दो। राधिका के इतना कहते ही कंबल के अंदर से दोनों बच्चों के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर, टोपियां और मोजे निकलकर बाहर आ गए। माँ, क्या ये जादुई कंबल हमें खाना भी देगा? पता नहीं अंशु बेटा, तो क्यों ना हम इस जादुई कंबल से खाना मांग कर देखें? ठीक है। हे जादुई कंबल, हम चारों के लिए खाना दे दो। राधिका के इतना कहते ही चारों थालियों में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना निकलकर बाहर आ गया। अरे वाह, ये जादुई कंबल तो खाना भी देता है। चारों ने मिलकर पेट भरकर अच्छा खाना खाया। मैंने तो पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ माँ, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अंशु के पापा, अब आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है, हम इस जादुई कंबल से कुछ पैसे मांगकर अपनी एक चाय की दुकान खोल लेंगे। तुम ठीक कह रही हो राधिका, उस बूढ़े बाबा ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं कहता था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो बूढ़े बाबा जो कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए तो एक फरिश्ता बनकर आए थे।
सुशील और राधिका ने उस कंबल से कुछ पैसे मांगकर अपनी झोपड़ी के बाहर एक चाय की दुकान खोल ली। चाय बनाने के लिए उन्हें सामान खरीदना नहीं पड़ता था। दूध, चीनी, चाय पत्ती, वो सब उन्हें उस जादुई कंबल से मिल जाता था। इस तरह से उनका लागत का खर्च बच जाता और सिर्फ कमाई ही कमाई होती। दोनों पति पत्नी मिलकर चाय बनाने लगे। जादुई कंबल की मदद से सुशील, राधिका, अंशु और अनुज की ठंड अच्छे से कट गई और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। Please subscribe this channel.